सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें चल रही हैं और नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद से बहुत सारी चीजें एक्सपोज होकर के बाहर आ गई। नीतीश कुमार के असली उत्तराधिकारी अगर कोई है तो वो निशांत। नीतीश के वोट बैंक को यदि कोई समेट सहित करके रख सकता है तो वो है निशांत कुमार। सम्राट चौधरी का भी एक बयान आ गया कि झोला उठाएंगे चल देंगे। नोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भारत लाइव देख रहे हैं और भीतर की बात में हम आपके सामने पिछले जो कई दिनों से बिहार की राजनीति में उथल पुथल चल रहा है और इस उथल पुथल के बाद जो एक बयान आ गया है श्रवण कुमार का, जो नीतीश कुमार के काफी करीबी बताए जाते हैं। इस बीच में जो घटनाएं घटी हैं उसका तो सिलसिलेवार ढंग से हमने आपको बताया ही है, लेकिन श्रवण कुमार के बयान के बाद से बिहार की राजनीति में एक बार फिर से एक नया चर्चा शुरू हो गया है। और ये चर्चा ही नहीं, इसको लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कौन सा बड़ा फैसला लेने वाले हैं। क्या नीतीश कुमार का ये बड़ा फैसला बिहार की राजनीति, वर्तमान सरकार या अपनी पार्टी से जुड़ा हुआ है? हम आपको सब कुछ बराबर बराबर बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि श्रवण कुमार के बयान ने एक बात तो साफ कर दिया है कि जो बिहार में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी है, उसके बाद से राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि वो दोनों आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसकी तैयारी राष्ट्रीय जनता दल ने भी शुरू कर दी है। लेकिन इसमें कई ट्विस्ट आए हैं। हमने आपको बताया था कि आखिरकार राबड़ी देवी के आवास खाली कराने वाले प्रकरण में नीतीश कुमार की चुप्पी क्यों है, और जैसे जैसे ये मामला ठंडे बस्ते में जाना शुरू होता है, इस पर थोड़ा सा नरमी आती है कि नीतीश कुमार फिर से किसी के यहाँ जा करके फिर से इन मामलों को उकसा देते हैं। और इस पूरे मामले में आरजेडी वर्सेस जो बीजेपी हो रहा है, इसमें क्षत्रिय की भूमिका क्या होगी। जैसा कि आपको पता है कि एमएलसी के चुनाव है और एमएलसी के चुनाव में जो वर्तमान स्थिति है उसमें आनंद मोहन ने कुछ बयान दे करके पूरा मामला ही अपनी तरफ कर लिया है। चर्चा में खूब चल रहे थे और इसी बीच में इस चर्चा के दौरान काफी नाराज थे नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद। उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन हुआ और विजय चौधरी, विजेंद्र यादव और सम्राट चौधरी, तीन लोगों ने शपथ ग्रहण जब किया नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद, तब भी श्रवण कुमार की नाराजगी थी। और श्रवण कुमार चूंकि नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से उन्हीं के स्वजातीय हैं और कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार के 90% कार्यों की जिम्मेवारी और उनके वोट बैंक को सहेज करके रखने और उसको सामंजस्य से बिठाकर रखने की जिम्मेवारी इनकी थी। आरसीपी सिंह के बाद यही सब कुछ देख रहे थे। इस बीच में चर्चा आरसीपी सिंह की भी हुई और आरसीपी सिंह इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन आरसीपी और नीतीश कुमार के समर्थक जो जानते हैं नीतीश कुमार और आरसीपी के बारे में, वो अभी भी इस दबाव को बनाने में लगे हुए हैं कि आरसीपी सिंह की वापसी हो। लेकिन सीधे सीधे आपको बता दें कि जिस तरह से निशांत को लेकर के एक बयान दे दिया है श्रवण कुमार ने, और उससे पहले संजय झा का जो बयान आया नीतीश कुमार से बातचीत के बाद, इन दोनों बयान को अगर आप मिलाइएगा तो आपको सीधे सीधे नजर आ जाएगा कि कहीं ना कुछ भीतर में चल रहा है जो नीतीश कुमार के फैसले से जुड़ा हुआ है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार नहीं, अब तो फैसला संजय झा लिया करते हैं, ललन सिंह लेते हैं। ललन सिंह के अलावा इस ललन सिंह और इसके अलावे विजय चौधरी के साथ साथ अन्य लोग लेते हैं। बात यह भी कही जा रही है कि ललन सराफ आजकल नीतीश कुमार के करीबी हैं, उनको भी कहा जाता है इसमें शामिल किया जाता है। तो उधर संजय कुमार उर्फ संजय गांधी, उनको लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं आपने सुना होगा। सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें चल रही हैं और नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद से बहुत सारी चीजें एक्सपोज होकर के बाहर आ गई। एक तो भ्रष्टाचार वाला मामला सामने आ गया है और इन सब में सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा हो रही है तो वो नीतीश कुमार की आगामी बैठक की चर्चा हो रही है। 18 तारीख को जैसे ही विधान परिषद के चुनाव होंगे, रिजल्ट की घोषणा होगी, उसके बाद नीतीश कुमार ने एक बड़ी बैठक बुला दी है राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की। इस बैठक को लेकर के कहा तो यह जा रहा है कि यह सामान्य सी बैठक है और यह बैठक हर साल होती है, हर तीसरे साल कोई ना कोई फैसला बड़ा आता है। लेकिन चूंकि ये बैठक ऐसे समय में आ रही है जब बिहार में बहुत सारे राजनीतिक हलचल बढ़े हुए हैं, बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं, उस बीच में नीतीश कुमार का अचानक से मीटिंग बुलाना और इस मीटिंग में कई बड़े फैसले होना, बयान के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं श्रवण कुमार के कि आखिर श्रवण कुमार ने अचानक से ये बात कहने की जरूरत क्यों महसूस की। श्रवण कुमार ने मीटिंग से ठीक पहले और अचानक से ये बात कही है कि
नीतीश कुमार के असली उत्तराधिकारी अगर कोई है तो वो निशांत है। निशांत में सारी क्षमता, सारी योग्यता और सारी खूबियां हैं। नीतीश के वोट बैंक को यदि कोई समेट सहित करके रख सकता है तो वो है निशांत कुमार। इसी बीच आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में ललन सिंह ने यह घोषित कर दिया मंच से कि वो सम्राट चौधरी हैं। इस बीच आपको बता दें कि ललन सिंह के बयान के बाद संजय झा का बयान आया। उस संजय झा के बयान को भी बहुत गंभीरता से देखा और उस पर जोड़ घटाव किया जा रहा है, तराजू के पलड़े पर रख करके उसको वजन किया जा रहा है कि इस बयान के मायने क्या है, क्योंकि उसके ठीक बाद सम्राट चौधरी का भी एक बयान आ गया कि झोला उठाएंगे चल देंगे। ये सब कुछ घुमा फिरा करके इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आखिरकार नीतीश कुमार को लेकर के इतनी बातें क्यों कही जा रही है। क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं और क्या ये फैसला उनसे लिए जाने के लिए बहुत सारे लोगों का सहयोग मिल रहा है। आखिर नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे। एक तरफ जो मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि नीतीश कुमार इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जो फैसला लेंगे उस फैसले में सबसे बड़ा फैसला यही होने जा रहा है कि नीतीश कुमार के जो भी निर्णय होंगे उसे पार्टी स्वीकार करेगी। सबसे बड़ा फैसला तो यही होना है। अब ऐसे में नीतीश कुमार क्या करते हैं, निशांत कुमार को एक बड़ी जिम्मेवारी देते हैं। क्या संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है, उस जिम्मेवारी से उन्हें मुक्त करके कोई और जिम्मेवारी दी जाएगी। नीतीश कुमार खुद से राष्ट्रीय अध्यक्ष का कुर्सी छोड़ करके क्या उस पर निशांत को बैठाएंगे। इन सारी बातों पर चर्चा हो रही है और चर्चा इस बात को लेकर के भी हो रही है कि नीतीश कुमार ने जो पेंच फंसाया है विधान परिषद चुनाव से पहले सीट शेयरिंग में, वो पेंच पूरी तरह से अभी भी सुलझा नहीं है। यानी सीधे तौर पे ये देखा जा रहा है कि एक तरफ बयानों का उतार चढ़ाव, दूसरी तरफ जो ये परिस्थितियां बनी हैं और तीसरी तरफ नीतीश कुमार की चुप्पी। वहीं आपको बता दें कि एक और बड़ी बात सामने नजर आ रही है कि इस जो एमएलसी के 9 सीटों का चुनाव है उसमें एनडीए गठबंधन जातीय समीकरण किस तरह से बैठाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि मंत्रिमंडल से लेकर के अब तक जो जिम्मेवारियां दी गई है उसमें सामंजस्य ठीक से नहीं बैठाया गया है। सवर्ण समाज की नाराजगी है कि हमें पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, जबकि आपको हमने बताया भी था कि सवर्ण समाज को मिला है, कायस्थ को छोड़ करके बाकी सबों का प्रतिनिधित्व इस सरकार में नजर आ रहा है। इसके बाद दलित समाज का मानना है कि हमारा भी प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन दलित समाज से भी प्रतिनिधित्व मिला है। नंद किशोर राम पशुपालन मंत्री, जिनको लेकर के आप देख ही रहे हैं क्या कुछ चल रहा है। राबड़ी देवी का आवास उन्हीं से सीधा सीधा जुड़ गया है। इन सबके अलावे अलग अलग पार्टियां भी दलित समाज से अपने अपने कोटे से दलित समाज के लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दिलाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात मुस्लिम समाज और खास करके, हालांकि मुस्लिम आपको पता है कि कितने हैं, ये आपको अच्छी तरह से पता है, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार के कोटे से एक मुस्लिम को मंत्रिमंडल में शामिल कराया गया है। ईबीसी के लोग काफी नाराज हैं। उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, वहीं नीतीश कुमार इस कोर वोट बैंक को, जो उनका कोर वोट बैंक है, उस वोट बैंक को समेटने सहेजने की तैयारी कर रहे हैं। इस आधार पर यह कहा जा रहा है कि जो 4 सीटें नीतीश कुमार को एमएलसी की मिलेंगी उसमें एक तो निशांत हो जाएंगे और बाकी की 3 सीटों पर नीतीश कुमार एक अलग सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेंगे। क्षत्रिय को नाराजगी जो है वो दूर करने के लिए भी काम की जाएगी। आनंद मोहन ने जिस तरह के बयान दिए हैं, उस बयान के बाद से कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के भीतर एक कोलाहल जैसा है, एक बहुत बड़ा हलचल हो रहा है और ये हलचल ज्वार भाटे की तरह है। जिन लोगों की भावनाएं दब गई थी और वो ये मान गए थे कि अब नियति यही है, नीतीश कुमार के हटने के बाद अब जनता दल यूनाइटेड में रहना है तो इसी तरीके से आपको पीछे पीछे चलना होगा, नीतीश कुमार वाली बात अब नहीं रह जाएगी। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी है वो कुछ अलग कहानी कह रही हैं। यानी सीधे तौर पे देखा जाए तो इन चर्चाओं के बीच में यह भी कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह को लेकर के दबाव बनाया जा रहा है। जो लोग इस बात को लेकर के चुप हो गए थे कि अब जदयू का कुछ नहीं होना है, अब चलेगा ललन सिंह और संजय झा का ही, उन लोगों को एक नया रास्ता मिल गया है। और कहीं ना कहीं आनंद मोहन ने जिस तरह से हमला किया है उनके निशाने पर सीधे सीधे संजय झा है। यानी अगर देखा जाए तो संजय झा, लेसी सिंह और आनंद मोहन, इन तीनों राजपूत नेताओं को
जिसमें से 2 लोगों के यहाँ तो नीतीश कुमार भ्रमण कर लिए, उनके से मिल भी लिए और मिलने के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा भी हुई होगी, क्या करना है इस पर भी बात हुई होगी। लेकिन आनंद मोहन अपने रॉ में लगातार बह रहे हैं और रोज नए-नए खुलासे कर रहे हैं। आने वाला जो ये समय होगा उसमें बिहार की राजनीति में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। नीतीश कुमार के फैसले से लेकर के श्रवण कुमार के बयान तक, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि उत्तराधिकारी और कोई नहीं बल्कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी निशांत ही होंगे। खासकर कुर्मी समाज अपने आप को असहाय महसूस करना शुरू कर चुका है और उनको एक नेता की तलाश है। वो नेता निशांत हो सकते हैं, ऐसी बातें श्रवण कुमार ने अपनी बयानों में दे दिया है। और संजय झा ने भी ये कहते हुए कि जनाधार अगर बड़ा मिला है तो नम्र होकर के, विनम्र होकर के रहना होगा, अड़ कर तन कर नहीं खड़ा होना है। ये उन्होंने कह करके एक और बात पर मुहर लगा दिया है कि आने वाले समय में जनता दल यूनाइटेड का नेतृत्व निशांत करेंगे और हो सकता है कि नीतीश कुमार उनको जल्दी ही जिम्मेवारी दे दें। कितना तैयार है निशांत, ये अलग बात है और उनकी तैयारी के लिए किन-किन लोगों की उनका मेहनत चल रहा है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्या कुछ निकल के सामने आता है। ये पूरा सप्ताह जो है राजनीतिक उथल-पुथल और चर्चाओं से भरा रहेगा, कयासों के बाजार में काफी तल्खी रहेगी। लेकिन जैसे ये सप्ताह बीतेगा, 18 तारीख से आपको एक नई राजनीति, नया बिहार और नया राजनीतिक ट्विस्ट भी देखने को मिल सकता है। इसमें कई फैसले, कई उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। हमारी नज़र सभी खबरों पे बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।